मर्दों से नफरत करने वाली एक रानी को पहली बार किसी से प्यार हुआ था, लेकिन अपने प्यार का हसीन पल जीने से पहले ही उसे मार दिया गया। अपने प्यार के लिए हजारों साल तक तड़पती उसकी आत्मा क्या क्या कर सकती है, ये आपके लिए सोचना भी मुश्किल होगा। बात करेंगे आगे, लेकिन उसके पहले आप किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो यह कहानी है 2022 में रिलीज हुई फिल्म ओ माय घोस्ट की, जो शुरू होती है जंगल और पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव एनाकोंडापुरम से। और हम देखते हैं गांव के चौकीदार को, जो रात होने के बाद अपने गांव वालों को घर से बाहर ना निकलने के लिए कहता है, क्योंकि एक आत्मा, एक आवाज पिछले कई सालों से हर रात उन गांव वालों को परेशान करती थी। गांव के सभी लोग उस आवाज से डरते थे। तभी चौकीदार एक साधु बाबा को देखता है, जो छोटी पहाड़ी के ऊपर बैठकर मस्त बांसुरी बजा रहा होता है। चौकीदार उसे भी अंदर जाकर छुप जाने के लिए कहता है। तभी आत्मा के आने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनने के बाद चौकीदार खुद वहां से भाग जाता है। लेकिन बाबा अपनी जगह पर बैठा बांसुरी बजाते हुए कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसे सुनकर आत्मा वापस चली जाती है। पूरा गांव उस बाबा के चमत्कार को देखकर प्रसन्न हो जाता है और गांव वाले बाबा से अपने गांव की समस्या का समाधान करने के लिए कहते हैं। लेकिन बाबा जी उन लोगों को बताते हैं कि इस पहाड़ी के पीछे एक महल है, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आत्मा रहती है और कुछ लोग उस आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आत्मा जाग गई तो तुम सब मारे जाओगे और इस दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो तुम्हें उस आत्मा से बचा सकता है। जिसके बाद वो बाबा गांव वालों को एक कपड़ा देता है, जिस पर उस आदमी का स्केच बना हुआ था। अब यहाँ से सीन चेन्नई में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं बी ग्रेड फिल्मों के एक स्क्रिप्ट राइटर भारती को, जो अपनी नई एडल्ट फिल्म की स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर चुका है और फिल्म को बनाने के लिए एक प्रोड्यूसर ढूंढ रहा है। अपने भाड़े के रूम में वो अपने कैमरामैन के साथ रहता है। कई महीनों से उन दोनों ने अपने ही रूम का भाड़ा भी नहीं दिया था। सुबह सुबह एक ब्रोकर भारती से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि उनकी नई फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए उसे एक प्रोड्यूसर मिल चुका है, जो फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार है। भारती और उसका कैमरामैन दोनों प्रोड्यूसर से मिलने के लिए एक सेक्सोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाते हैं। इस क्लिनिक में भारती की गर्लफ्रेंड सौम्या भी रिसेप्शनिस्ट का काम करती है और यहाँ पर कुछ अच्छे कॉमेडी मोमेंट्स होते हैं। और थोड़ी कॉमेडी के बाद भारती प्रोड्यूसर पुष्पा से मिलता है, जो भारती की फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो भारती के सामने एक कंडीशन रखता है कि फिल्म के लीड कैरेक्टर को मैं ही प्ले करूंगा। प्रोड्यूसर और फिल्म के हीरो को मिल जाने के बाद भारती अब अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए एक सुंदर कन्या को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारती की गर्लफ्रेंड सौम्या को हर रात एक ही तरह का खतरनाक सपना आता रहता है और अपने सपने की समस्या को सुलझाने के लिए अपनी एक फ्रेंड के साथ सौम्या एक तांत्रिक गोविंद के पास जाती है। गोविंद उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें दोबारा ऐसे सपने ना आए तो तुम एटीएम में नाइट वॉचमैन का काम करना शुरू कर दो। अगर तुम सोओगी ही नहीं तो सपने भी नहीं आएंगे। थोड़ी सी कॉमेडी के बाद सौम्या को पता चल जाता है कि गोविंद असल में एक फेक तांत्रिक है और वो दोनों तांत्रिक के पास से वापस चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों को पता भी नहीं था कि गोविंद ही असल में वो तांत्रिक है जो अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एनाकोंडापुरम महल की रानी की आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए भारती कई सारी लड़कियों की ऑडिशन लेता है और फाइनली उसे एक सुंदर सी हॉट कन्या मिल जाती है, जो उसकी एडल्ट पिक्चर में हीरोइन कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट होती है। और कुछ दिन बाद ही अपना भाई भारती अपने ही कमरे में, जिसका उन दोनों ने कई महीनों से भाड़ा भी नहीं दिया था, पुष्पा और उस सुंदर कन्या के साथ मिलकर फिल्म की शूटिंग शुरू कर देता है। शूटिंग चल रही होती है, तभी अचानक से उसके कमरे में एंट्री होती है सौम्या की, जो कि भारती की गर्लफ्रेंड है। भारती ने उसे बताया था कि वो एक अच्छा फिल्म डायरेक्टर है, मतलब कि लड़की पटाने के लिए उसने झूठ ही बोला था। खैर, थोड़ी कॉमेडी के बाद वो सौम्या को वापस से कन्विंस कर लेता है कि वो सच में एक अच्छा फिल्म डायरेक्टर है। खैर, पिक्चर की शूटिंग अगले लोकेशन पर शिफ्ट हो जाती है, जहां एक गाना शूट करने के बाद भारती और कैमरामैन मस्त शराब वराब पी के पूरे नशे में घर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी कैमरामैन को सिगरेट की तलब लग जाती है, लेकिन सिगरेट जलाने के लिए उनके पास लाइटर नहीं होता। नशे में कैमरामैन को एक दिया दिखाई देता है, जिसे जलाकर उस तांत्रिक गोविंद के अनुयायी अपने रिचुअल्स पूरे
कमरे कर रहे होते हैं और कैमरामैन वहां जाकर नशे में उस दिए से अपनी सिगरेट जला लेता है, जिससे कि उनकी रिचुअल्स में विघ्न आ जाता है और वो लोग कैमरामैन और भारती को मारने के लिए उन्हें दौड़ाने लगते हैं। उनसे बचकर दोनों किसी तरह से अपने रूम में पहुंच जाते हैं। बाहर तेज बारिश के साथ बिजली भी कड़क रही होती है, कमरे की लाइट चली जाती है। साथ ही अब उन दोनों को अपने घर के एक कमरे में आत्मा के एग्जिस्टेंस फील होने लगती है। दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और इस हॉरर मोमेंट्स पर भी कुछ कॉमेडी होती है, जिसके बाद अचानक से भारती की गर्लफ्रेंड सौम्या उनके घर आ जाती है। सौम्या कहती है कि मैंने अपने सपने में देखा कि किसी ने तुम दोनों को मार दिया है। वो लोग भारती को बताते हैं कि सामने वाले कमरे में कोई आत्मा है। सौम्या उन पर यकीन नहीं करती और बिना डरे उस कमरे में घुस जाती है और जब सौम्या कमरे से बाहर आती है तो पता चलता है कि आत्मा ने अब सौम्या के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। वो आत्मा भारती और कैमरामैन से एनाकोंडापुरम लेकर जाने के लिए कहती है। डर के मारे दोनों पुष्पा को बुलाकर उसकी गाड़ी में उस आत्मा को एनाकोंडापुरम लेकर जाने लगते हैं। एनाकोंडापुरम पहुंचकर सौम्या सीधे उस हॉन्टेड हवेली में जाती है। सौम्या के पीछे पीछे भारती, कैमरामैन और पुष्पा तीनों भी उस हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। उन तीनों को हवेली के अंदर कई सारे हॉरर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसके बाद सौम्या रानी की कब्र पर खून चढ़ाती है, जिससे कि रानी की आत्मा जाग जाती है। लेकिन इससे पहले कि आगे कुछ और होता, भारती सौम्या को लेकर हवेली से बाहर निकल जाता है और हवेली के बाहर उनकी मुलाकात उसी साधु बाबा से होती है जिसे आपने इस कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। साधु बाबा उन लोगों को बताते हैं कि हवेली में जिस रानी की आत्मा रहती है वो कोई मामूली रानी नहीं, 1000 साल पहले इस महल से राज करने वाली रानी माया सेना है। जिसके बाद हमें माया सेना की कहानी देखने के लिए मिलती है। 1000 साल पहले एनाकोंडापुरम पर माया के पिता राजा का राज चल रहा था, लेकिन अपने लोगों की भलाई करने के बजाय राजा हमेशा कामसूत्र में लिपटा रहता था। राज्य की हर सुंदर नारी को राजा के पास आना पड़ता था। बचपन से ही माया अपने पिता का यह घटिया रूप देखकर बड़ी हुई थी। यहाँ तक कि राजा ने माया की देखभाल करने वाली नैनी को भी नहीं छोड़ा था और अपने पिता के इसी रूप की वजह से माया को मर्दों से नफरत हो जाती है। बड़ी होकर राजकुमारी माया राज्य के मर्दों को पकड़कर बंदी बनाकर उनकी पिटाई करना शुरू कर देती है और एक दिन राजगुरु आकर राजा से माया के जुल्मों के बारे में बताता है, जिसके बाद राजा उससे कहता है कि माया का यह बर्ताव असल में मेरे घटियापन की वजह से है, वो शापित है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकता। लेकिन तुम मुझे बताओ कि अगर माया तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते? जिसके बाद राजगुरु राजा से कहता है कि मैं अपनी बेटी को जहर देकर मार डालता। जिसके बाद राजा उसे अपनी बेटी माया को मारने की अनुमति दे देता है। अगले दिन खाने की टेबल पर माया और राजा दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी राजा के खाने में राजगुरु का कटा हुआ सर पेश किया जाता है। माया अपने पिता से कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अब मैं तुम्हें मारकर इस साम्राज्य पर राज करूंगी। और एक तगड़ी फाइट सीन के बाद आखिरकार माया अपने ही पिता को मार देती है और राज्य की नई महारानी बन जाती है। रानी बनने के बाद भी माया मर्दों से नफरत करती थी और अपने आत्मिक शांति के लिए वो मर्दों को बांध कर उनकी पिटाई करती रहती है। लेकिन माया का राजगुरु, जो कि पिछले राजगुरु का ही वंशज था, वो माया के सामने उससे प्यार का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मारने का षड्यंत्र रचता है। और एक दिन माया को पता चलता है कि उसके राज्य में कहानियां सुनाने वाला एक नरेटर अलग अलग जगहों पर सभी को माया रानी की लस्ट स्टोरी सुना रहा है। माया अपने सिपाहियों के साथ उस नरेटर को ढूंढना शुरू कर देती है और जो भी उस नरेटर के कार्यक्रम में जाकर माया की लस्ट स्टोरी सुनकर आता, माया उसे मार डालती है। फाइनली एक दिन माया उस नरेटर के कार्यक्रम में पहुंच जाती है, लेकिन अपने बारे में उसकी लस्ट स्टोरीज को सुनकर माया उससे इम्प्रेस हो जाती है। उसे पकड़कर अपने महल में अपने कक्ष में लेकर आती है और उससे बाकी की कहानी सुनाने के लिए कहती है। रानी उसकी कहानी से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि उसे उस नैरेटर से प्यार हो जाता है और रानी अपनी जिंदगी में पहली बार उस नैरेटर के साथ रोमांस करने वाली होती है। तभी राजगुरु के षड्यंत्रकारी वहां पहुंचकर रानी और नैरेटर दोनों को जान से मार डालते हैं और रानी को एक ताबूत में बंद कर देते हैं। माया जन्म से ही शापित थी, उसके मरते ही राज्य का सर्वनाश हो जाता है
और सब लोग धूल बन जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ साधु बाबा पूरे गांव वालों को बताता है कि भारती उसी नरेटर का ही वंशज है और रानी की आत्मा के शांति के लिए उसे अपनी अधूरी कहानी को पूरा करना होगा, या फिर एक वर्जिन लड़की का खून उस आत्मा के चेहरे पर लगाना होगा, जिससे कि उस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। जिसके बाद हमें यहाँ फिल्म की सबसे जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलती है, क्योंकि भारती की गर्लफ्रेंड सौम्या और उसकी दोस्त सब अपना ब्लड देने से मना कर देती हैं और एंड में एक बूढ़ी औरत आकर खुद को वर्जिन बताती है, जिसका खून लेकर गांव वाले भारती को महल के अंदर भेज देते हैं। महल के अंदर जाने के बाद भारती का सामना होता है माया रानी की उस खतरनाक आत्मा से। भारती उसे देखकर डर जाता है। माया उससे बची हुई कहानी सुनाने के लिए कहती है, लेकिन भारती को 1000 साल पुरानी उस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। भारती की शक्ल उस नैरेटर से ही मिलती है जिससे 1000 साल पहले माया को प्यार हुआ था। उसे देखने के बाद माया इमोशनल हो जाती है और खुद ही उसका हाथ पकड़कर खून को अपने चेहरे पर लगाती है, जिससे कि उसकी आत्मा को पूर्ण शांति मिल जाती है। माया की आत्मा के चले जाने के बाद भारती महल से बाहर आता है और वो लोग वापस चेन्नई के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद यह फिल्म खत्म हो जाती है। ओ माय घोस्ट फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसके साथ अगर आप किसी और साउथ इंडियन फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।